हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? माई सेल्फ देवेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल क्लासेज ओडिशा। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट हो चुका है, अब उसका डिस्कशन बाकी है जो कि हम करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आज हम हीट ट्रांसफ़र कंप्लीट कर लें एक दो लेक्चर्स में, उसके बाद केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट ट्रांसफर में हमने एक मोड इसका पढ़ लिया था विच वाज कंडक्शन। हीट ट्रांसफर के तीन मोड हमने देखे थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो हमारा कंडक्शन चल रहा था, उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो कंडक्शन में जैसे हमने देखा था कि पहली बात तो हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होती है जब तक कोई एक्सटर्नल वर्क ना किया जाए। ठीक है, और स्टेडी स्टेट मतलब आपकी जो रॉड है वो कोई हीट कंज्यूम नहीं कर रही है। लेट से ये एक सिंक है जिसमें, या फिर हीट रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर है TH, और यहाँ पर एक रॉड हमने कहा था जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और यहाँ पर दूसरी इस सिंक है TL पे, इसकी लेंथ L है, इसकी थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी K है। ओके, सो यहाँ पर हीट कितनी फ्लो होती है, उसकी रेट क्या होती है, dH/dt, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू डेल्टा T बाई रेजिस्टेंस ऑफ दिस रोड, और रोड का रेजिस्टेंस कितना होता है L/KA, या फिर आप उससे भी देख सकते हैं -KA dt/dx। dt/dx यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट है, और आप देख सकते हैं यहाँ का टेम्परेचर TH था, यहाँ का TL, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पर नेगेटिव है क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव अपने आप क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। उसके बाद हमने इसके रेजिस्टेंस की चर्चाएं की थी। सिलेंड्रिकल रॉड हो तो उसका रेजिस्टेंस, उसके बीच में कैविटी हो तो उसका रेजिस्टेंस, ये सब हमने देख लिए थे। बाकी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो रेजिस्टेंस निकाला तो सिमिलरली उसका भी रेजिस्टेंस वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें कुछ कुछ और बातें हैं वो भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लो इधर एक कांस्टेंट टेम्परेचर है T, या फिर TH, ये कांस्टेंट है, आप इसको कंटिन्यूस हीट देके इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, और इधर इस प्रकार से ऐसे रॉड लगी हुई है, रॉड कंप्लीटली इंसुलेटेड है, तो किसी प्रकार का हीट लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा है, और आपको आइडियल स्टेट मानना है कि रॉड यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ एक दूसरा रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर इनिशियली TI था और उसके बाद अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ओके, इनिशियल टेम्परेचर इज TI। आप एक बार वापस जाके उन सारे चैप्टर्स को रिवाइज ज़रूर कर लें। इनिशियल टेम्परेचर इज TI, इसकी लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज K। और इसका इधर जो मास है, ये जो आपने सब्सटेंस लिया हुआ है इसका मास m है, और कोई इसमें फेज चेंज नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक हीट इसकी S है। ओके, तो अब क्या होगा, किसी टाइम t पे इसका टेम्परेचर, जो इधर का एलिमेंट है इसका टेम्परेचर t टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर एट टाइम t वी हैव टू कैलकुलेट। अब देखो इन्फिनिट टाइम पे क्या होगा कि इधर से हीट फ्लो होती जाएगी और एक टाइम पे ये जो इधर M और S ये सब्सटेंस B रखा हुआ है इसका टेम्परेचर TH के बराबर हो जाएगा, और उसके बाद हीट फ्लो नहीं होगा। लेकिन हमें बीच में किसी टाइम T पे टेम्परेचर फाइंड करना है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि सारा सिस्टम स्टेडी स्टेट में चल रहा है, मतलब रॉड कोई एनर्जी कंज्यूम
नहीं कर रही है। इज इट क्लियर? तो अब कैसे करें? तो देखो, सबसे पहले तो आप रेट ऑफ हीट फाइंड करो। डी एच बाई डी टी, दिस इज रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो। डी एच बाई डी टी क्या हो जाएगा? के और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड डी टी बाई डी एक्स। मैं किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी, जब इसका टेम्परेचर कितना हो चुका है, कैपिटल टी, किसका टेम्परेचर, इस बी वाले का जब टेम्परेचर टी हो चुका है, इधर टी एच, तो के है और डेल्टा टी हो जाएगा टी एच माइनस टी अपॉन एल। ओके, सो यहाँ पर आपने फाइंड कर लिया कि रेट कितनी होगी हीट फ्लो करने की किसी भी टाइम टी पे, जब इस बी वाले का टेम्परेचर कैपिटल टी हो चुका है। तो डेल्टा टी हो गया टी एच माइनस टी, ओके, एंड रेजिस्टेंस हो गया एल बाई के। ओके, सो यहाँ पर अब ये आपने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकाल लिया। नाउ व्हाट वी फाइंड हियर, डी एच इक्वल टू के ए टी एच माइनस टी बाई एल इंटू डी टी। दिस इज बेसिकली हीट जो कि कितने टाइम में फ्लो हुई है, इन डी टी टाइम, इन डी टी टाइम। डी टी टाइम में डी एच हीट, टी एच मतलब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, मतलब इस सब्सटेंस को मिल चुकी है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, ये डी एच हीट कहाँ गई? तो ये डी एच हीट गई आपके इस बी का टेम्परेचर इंक्रीज किया। कितना इंक्रीज किया टेम्परेचर? डी टी, क्योंकि किसी टाइम टी पे टेम्परेचर टी था और टी से इंक्रीज हो गया टी प्लस डी टी। तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ? डी टी। तो ये हीट गई इस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने में। कितना इंक्रीज करने में? डी टी इंक्रीज करने में। कि भाई टाइम टी पे टेम्परेचर था कैपिटल टी, तब टी से टी प्लस डी टी, इतने टाइम में कितना टेम्परेचर हो गया? टी प्लस डी टी। सो इंक्रीज टेम्परेचर इज डी टी। अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ डी टी, तो इसमें कितनी हीट गई? डी एच। देन डी एच विल बी इक्वल टू एम एस डी टी। ये हमने पहले पढ़ रखा है, जब आप क्यू हीट देते हैं तो उससे टेम्परेचर कितना इंक्रीज होता है? एम एस डेल्टा टी। सो अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम और अच्छे से देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें, देन एम एस डी टी इक्वल टू के ए बाई एल टी एच माइनस टी डी टी। अब देखो, कैपिटल टी और स्मॉल टी में एक रिलेशन आ गया। टाइम टी पे टेम्परेचर कितना होगा वो मुझे अब मिल जाएगा। सो अब अगर मैं दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करूं, तो पहली बात तो मुझे इस टी एच माइनस टी को इधर लाना पड़ेगा और एम एस को मैं उधर ले जाता हूँ। तो डी टी अपॉन टी एच माइनस टी इक्वल टू के ए अपॉन एल एम एस डी टी। सो अब टाइम जब जीरो था तो ये टेम्परेचर था टी आई, और किसी टाइम टी पे टेम्परेचर हो गया कैपिटल टी। सो यहाँ पर इंटीग्रेट करने पर हमें मिलेगा, ये लीनियर फंक्शन है, तो एल एन टी एच माइनस टी, और टी के साथ -1 मल्टीप्लाई में वो बाहर आ जाएगा उल्टा होके, तो माइनस हियर टी इनिशियल टू के ए बाई एल एम एस इंटू डी टी। डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और माइनस को आप इधर ले आए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो अब यहाँ से देखो, अपर लिमिट पुट करते हैं तो एल एन टी एच माइनस टी
एंड लोअर पुट करेंगे तो टी एच माइनस टी इनिशियल एंड दिस इक्वल टू माइनस के ए टी बाई एल एम एस। ओके, एल यहाँ पे लेंथ है उसकी, एल एन को हटा देते हैं, टी एच माइनस टी अपॉन टी एच माइनस टी इनिशियल इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी बाई एल एम एस। ई की पावर टी। अब थोड़ा और सॉल्व करें इसको और टी को अकेला करें, देन टी एच टी इक्वल टू टी एच माइनस टी आई इंटू ई की पावर माइनस के ए टी बाई एल एम एस। ओके, और टी को मैं उधर ले जाता हूँ और इस टी एच के साथ इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पर, देन टी विल बी इक्वल टू टी एच माइनस टी एच माइनस टी आई ई की पावर माइनस के ए टी बाई एल एम एस। तो अब ये आपको कहाँ किसी भी टाइम याद रखें, आप डिराइव कर सकते हैं, बट याद रहे तो और भी अच्छी बात है। अब ये देखो किसका ग्राफ बना है, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस टी का, है ना। और इसमें अगर मैं टी को ज़ीरो पुट करूँ एट टी इक्वल टू ज़ीरो, देन टी कितना आएगा, ई की पावर ज़ीरो इज़ वन, टी एच कैंसिल एंड टी इक्वल टू टी आई। और अगर टी को इन्फिनिटी पुट कर दूँ मैं, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो और टी विल बी इक्वल टू टी एच। तो बड़े वाले सिंक के बराबर टेम्परेचर होने में इन्फिनिट टाइम लगेगा। और कैसा ग्राफ बनेगा इसका, तो इसका ग्राफ माइनस ऑफ ई की पावर माइनस टी, मतलब समथिंग लाइक दिस, और ये दिस इज टी एच। और आप चाहो तो ये ग्राफ आप नीचे से शुरू करें, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे टेम्परेचर जीरो नहीं बल्कि कुछ है, एंड दिस इज टी आई। ओके, तो कितना टाइम लगेगा, इन्फिनिट टाइम लगेगा उसके बराबर पहुंचने में। तो वैसे बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस अराइज होते हैं यहाँ पे, जैसे कि देयर इज ए बकेट या फिर स्टील का कोई बर्तन है, और उसमें पानी भरा हुआ है, और इस बर्तन के अंदर एक छोटी सी कटोरी और है, उसमें भी पानी भरा हुआ है, और अब आप नीचे से इसको हीट कर रहे हैं। ओके, तो अब कितना टाइम लगेगा कि ये जो पानी है जो इस ग्लास के अंदर है, ये भी एक मेटल की ग्लास है, कंडक्टिंग ग्लास है, क्या ये पानी बॉयल होगा या नहीं, बॉयल यस और नो, क्या ये बॉयल होगा? क्या ये पानी कभी बॉयल हो पाएगा? तो आप इसके बारे में सोचें, गौर करें और फिर आंसर करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो अब हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो हमने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देख लिया था, और अब फॉर
गॉड से एक मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो मुझसे आज तक सॉल्व नहीं हुआ, और ये सी वर्मा का क्वेश्चन है। आप चाहो तो वहाँ से फाइंड कर सकते हो कि एक सिंक है, इधर का टेम्परेचर इनिशियल TH और इधर का टेम्परेचर TL, सारा स्टडी स्टेट में चल रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ L, कंडक्टिविटी K, और अब कोई भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। इसका मास m1 है, स्पेसिफिक हीट S1 है, इसका मास m2, स्पेसिफिक हीट S2 है। तो आपको बताना है कि फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस एट टाइम t। किसी भी टाइम t पे इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा t कितना होगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। मुझसे ये सवाल आज तक नहीं हुआ, उसमें कोई शर्म नहीं है। तो ये था आपका कंडक्शन। ओके, और अब हम आगे बढ़ते हैं कंडक्शन के बाद रेडिएशन पे। तो नया चैप्टर है और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है रेडिएशन। यू विल एंजॉय। रेडिएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो मेथड देखी। कन्वेक्शन आपके चैप्टर में नहीं है सिलेबस में, हाँ, बट कन्वेक्शन के लिए एक चीज़ ज़रूरी है जो मैंने पहले ही कह दिया था, ग्रेविटी। ग्रेविटी के बिना कन्वेक्शन नहीं होगा। कंडक्शन, रेडिएशन ग्रेविटी के बिना हो सकते हैं। अब रेडिएशन क्यों, वाई, तो वेयर आर द रीजंस बिहाइंड दिस, रेडिएशन क्यों होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से मालूम पड़ा कि व्हेन a charge accelerates, जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है, देन इट रेडिएट्स एनर्जी। इट रेडिएट्स एनर्जी। और किस फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर EM वेव। ठीक, कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है। अब जैसे जैसे हमने पहले भी बात की थी कि व्हाट इज टेम्परेचर, देन टेम्परेचर के बारे में हमने कहा था कि टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर डिफाइंस इज इंटरनल एनर्जी, डिफाइंस इंटरनल एनर्जी। ओके, तो इंटरनल एनर्जी जीरो कब होगी, जब टेम्परेचर जीरो होगा, यानी 0 केल्विन। जब 0 केल्विन होगा तो इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। अब इंटरनल एनर्जी जीरो का मतलब क्या है, देखो, जब आप इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ऑक्सीलेट। ठीक है, अपने जिसमें मतलब लैटिस में या फिर जिसमें भी हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीलेशन कर रहे होते हैं, तो वो उनके पास एनर्जी होती है। तो वो अपना ऑक्सीलेशन रोकेंगे कब, जब उनकी एनर्जी जीरो होगी। और एनर्जी जीरो कब होगी, जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा। तो अगर मैं एट रूम टेम्परेचर की बात करूं, तो रूम टेम्परेचर या फिर 0 डिग्री भी बात कर लें, जो कि लगभग 25 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ है, तो ये तो टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है। मतलब इस टेम्परेचर में हमारे आसपास जितनी बॉडीज हैं, सपोज ये कोई क्यूब है, क्यूब में ये मॉलिक्यूल है और ये 25 डिग्री पे है, तो ये क्या करेगा, इसके पास इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी तो ये क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा इसे। ओके, और जब ऑक्सीलेट करेगा इसका मतलब यूं समझो कि एसएचएम कर रहा है, और एसएचएम करता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है -ω²x। तो बोले तो हर एक एटम, एटम है तो चार्ज है, तो हर एक एटम ऑक्सीलेट कर रहा है, तो हर एक एटम एक्सेलरेटेड है।
और एक्सेलरेटेड एटम बोले तो चार्ज जिसके अंदर प्रोटॉन्स हैं वो क्या करते हैं, रेडिएट्स एनर्जी। तो 0 केल्विन से ऊपर जो भी बॉडी है वो सारी की सारी एनर्जी रेडिएट करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है यहां तक? 0 केल्विन पे रेडिएशन 0। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब उसको कहा जाता है रेडिएशन, और वो कब 0 होगा, जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको मैंने पहले ही बताया था कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली आती है रेडियो वेव। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेडियो वेव की 2 से 3 किलोमीटर तक। उसके बाद आती है माइक्रोवेव, ठीक है। उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद आपका विजिबल रीजन आ जाता है यहाँ पे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो ये बन जाता है आपका वेबक्योर रीजन। ये विजिबल रीजन है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ या फिर एनर्जी इस रीजन में लाई करेगी वो लाइट आपको नजर आएगी। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, ये भी हमें नजर नहीं आती। उसके बाद एक्स रेज, फिर गामा रेज एंड फाइनली कॉस्मिक रेज। तो इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ये कुछ ऐसे इसकी वेव बनती है। माइक्रोवेव की थोड़ी अच्छी हो जाती है, इंफ्रारेड की और वेवलेंथ कम हो जाती है, रेड की और इनकी फिर विजिबल रीजन में आ जाती है। अल्ट्रावायलेट इसकी वेवलेंथ और ज़्यादा कम, एक्सरेज की और ज़्यादा कम हो जाती है वेवलेंथ, और गामा की तो भयंकर कम हो जाती है वेवलेंथ। तो जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि एनर्जी होती है E इक्वल टू hc/λ या फिर h न्यू। तो जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रे कौन सी है? कॉस्मिक रेज एंड गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट। दीज आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। विजिबल रीजन इज नॉट हार्मफुल। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो ये तो बिल्कुल ही हार्मफुल नहीं है। ओके अब बात करते हैं प्योर रेडिएशन पे, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा कि जैसे रूम टेम्परेचर पे कोई भी बॉडी है तो वो क्या करती है, एनर्जी को रेडिएट करती है। अब एनर्जी को रेडिएट कर रही है तो वो धीरे धीरे तो ठंडी हो जानी चाहिए, फिर 0 केल्विन पे चली जानी चाहिए, है ना। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसी ये बॉडी है ये एनर्जी रेडिएट कर रही है और फिर भी टेम्परेचर इसका 25 का 25 है। आपके रूम टेम्परेचर पे जितनी बॉडी होती है वो 25 पे ही रहती है। लेकिन ये सत्य है कि एटम ऑक्सीलेट कर रहे हैं और वो एनर्जी को रेडिएट कर रही है, तो उसका टेम्परेचर गिरना चाहिए, लेकिन नहीं गिरता। इसका मतलब उतनी रेट से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रही है। तो रेडिएशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, ओके। तभी इसका टेम्परेचर 25 डिग्री कांस्टेंट है। जितनी हीट जा रही है उतनी हीट आ भी रही है।